तो हम लोग पुनः एक बार पर्यावरण और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हैं, जो कि आरओ एआरओ डिग्री कॉलेज और अभी 28 तारीख को होने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं या भविष्य में भी जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे यूपीटीटी का एग्ज़ाम हो या सब में क्वेश्चन से आते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, एयर प्रेशर होता है, उसको किससे नापते हैं? तो आप बता पाएंगे किस चीज़ से नापा जाता है वायुदाब को? बताइए, किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। तो वायुदाब नापने के लिए इसका प्रयोग करेंगे बैरोमीटर का। जबकि सीस्मोग्राफ आप जानते हैं भूकंप के लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए। और हाइग्रोमीटर जल की आर्द्रता, हाइग्रो है ना, तो जल वाटर के लिए था, जल की आर्द्रता। और अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास है, बीटी कॉटन है, तो आप बता पाएंगे बीटी कॉटन क्या है? तो बीटी कपास आप सब जानते हैं कैसा पौधा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा? एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास, है ना। बीटी का मतलब होता है बैसिलियस थुरेंजेसिस, है ना, बीटी। तो जो आजकल कपास होती है वो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है, एक बैक्टीरिया के माध्यम से बनाया गया हुआ होता है। क्वेश्चन भी आ सकता है, बीटी बेसिकली क्या? बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ये भी रट लीजिएगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ये मैंने कल भी करवाया था। एसिड रेन का मुख्य कारक इसमें क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। क्या है? SO2। जो एसिड रेन का बेसिक रीजन क्या है? SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन से, कभी पूछ सकता है इसके अलावा? तो नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, है ना। सर्वाधिक एसिड रेन से प्रभावित देश यही हैं, है ना। और भारत में ताजमहल का जो कलर पीला होता जा रहा है उसका रीज़न भी यही है कि उसके पास में स्थित मथुरा रिफाइनरी से निकल के जो सल्फर और उससे एसिड रेन होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये बेसिकली नेट और डिग्री कॉलेज और टेट वगैरह में आने वाला क्वेश्चन है, यूपीएचईसी वगैरह में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक क्यों है? क्यों आवश्यक? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर मिल जाएगा आपको थर्ड, है ना। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अगला है, चरने वाली पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, रोग फैलाकर, चुनकर चरना। उधर तो चुनते हैं ना, चुनकर। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियों, हड्डियों के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? बोलो क्या होना चाहिए? कैल्शियम एवं विटामिन। क्या होना चाहिए? कैल्शियम एवं विटामिन। तो इसका आंसर फोर्थ है, कैल्शियम एवं विटामिन डी। सबसे ज़्यादा जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम एवं विटामिन डी। कभी कभी अस्थियों में, हड्डियों में क्या हो जाता है, जो डेंसिटी कम हो जाती है उसको बोलते हैं बीएमडी से नापते हैं। किससे नापते हैं? बीएमडीसी, बोन मिनरल डेंसिटी, है ना। बीएमडी का प्रोग्राम भी पूछ सकते हैं आपसे, बोन मिनरल डेंसिटी, है ना। अस्थि रंध्रता रोग जो होता है, अस्थि घनत्व कम होता है, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या नाम है बताइए? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? माउंट K2। क्या नाम हो जाएगा? माउंट K2। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? माउंट K2। 8,611 मीटर ऊंची है। कहाँ पर है ये? अभी POK, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती ग्रहण किया गया भारत कश्मीर, वहीं पर ये माउंट K2 है। इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। वो कहाँ? नेपाल में 8,848 मीटर। जो सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है दैट इज माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, 8484, 8,448, है ना। 8,448 किलोमीटर, है ना, ऊंची है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में, इसे सागरमाथा भी कहते हैं।
और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? माउंट केटू हो गई। उसके बाद नंबर 2 पर है भारत की माउंट कंचनजंगा। नंबर 1 पर कौन है? माउंट केटू। नंबर 2 पर कंचनजंगा है। कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। क्या क्वेश्चन है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे निचली परत है उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसी क्षोभ मंडल में सभी संवहनी घटनाएं होती हैं। ऑल कन्वेंशनल एक्टिविटीज फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, स्नोफॉल, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन इट इज। चाहे बादल का बनना हो, तूफान का बनना हो, ओला आना हो, बारिश आना हो, ये सभी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल आपका 0 से लेकर के 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो ये क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद समताप मंडल हो गया, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बाह्यमंडल। जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, 15 से 50 किमी, इसी में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। और ओजोन लेयर की मैक्सिमम डेंसिटी बिटवीन 15 टू 35 किलोमीटर। ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है, बल्कि। और ओजोन लेयर की जो हाइट, मोटाई नापते हैं किसमें? डॉप्सन में। किसमें नापते हैं? डॉप्सन में, रट लीजिएगा। और सबसे पहले ओजोन लेयर में छिद्र कब देखा गया? तो अंटार्कटिका में कब देखा गया? 1985 में। फर्स्ट टाइम इन 1985 ओजोन होल डिस्कवर इन अंटार्कटिका। सबसे पहले कब देखा गया? अंटार्कटिका में। कब? 1985 में। किस देश की टीम थी वो? ब्रिटिश इंग्लैंड देश के वैज्ञानिकों टीम में देखी। चलिए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आप सब जानते हैं, क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? बताइए। स्कर्वी। कौन सा होगा? स्कर्वी होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो आंवला, खट्टे फल। आंवला के अलावा संतरा, नींबू। ये क्वेश्चन पीसेस में भी आया था। विटामिन सी संतरे में है, आंवले में है, नींबू में, सर्वाधिक आंवले में होती है। आंवला एकमात्र ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसमें पाई जाती है। और बाकी जो लोग इसमें दिए गए, बेरी बेरी आप विटामिन बी से कर लेंगे, रतौंधी विटामिन ए से कर लेंगे, है ना। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो प्रथम महिला आईपीएस आप सब जानते हैं, किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। पहली आईएएस पूछ रहे थे तो अन्ना जार्ज। प्रथम आईपीएस किरण बेदी, प्रथम आईएएस अन्ना जार्ज थी महिला में। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला अभ्यारण्य कौन सा है? एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? राइनो कहाँ मिलते हैं? तो उसका आंसर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। और काजीरंगा पार्क के बीचों बीच से ही ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। इसके अलावा जिसमें अगला दिया मानस, ये भी असम में है। गिर आपका गुजरात में है। और कान्हा किस लिए आपका एमपी में है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आ सकते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मानस असम में ही है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय रॉक्स का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो जो बैसाल्ट है आपका, ये कैसा है? आग्नेय है। कैसा है? आग्नेय, एग्नियस रॉक्स है। अगला है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? भी कराया मैंने ये। पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आप सब इसका आंसर जानते हैं, सब इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर। अभी कराया था मैंने, समताप मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। अगला है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख धर्म? तो आप ये जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन है? आप सबको मालूम है कौन थे? गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक जी हैं। आप ये जानते हैं सिख धर्म, जो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469 में हुआ था, है ना। 1469 में हुआ था। ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में आज पड़ता है। 1538 में इनकी डेथ हुई थी, 1538 में डेथ हुई थी। सिखों के 10 गुरु थे। प्रथम गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इसमें से देख लीजिए, गुरु अर्जुन देव जो जिन्होंने आदि ग्रंथ की, है ना, गुरु अर्जुन देव ने क्या लिखा था? आदि ग्रंथ। क्या लिखा था? आदि ग्रंथ। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिनको कि औरंगजेब ने, है ना, फांसी पर लटकवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे।
और गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु संस्थापक थे। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र भी बताया। भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं? सीस्मोग्राफ में। किसमें नापते हैं? सीस्मोग्राफ में। किसमें नापते हैं? सीस्मोग्राफ में। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर पूछ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होगा वो कब होगा? बोलो। 22 दिसंबर। कब होगा? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर विंटर सोलेस्टिक, शीत अयनात। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो शीत अयनात होता है वो 22 दिसंबर को होगा और इस दिन सबसे लंबा दिन होगा, यानी कि 14 घंटे का यहाँ दिन होगा और 10 घंटे की रात होगी। अगर क्वेश्चन होता है यही उत्तरी गोलार्ध पूछता, क्या पूछता आपसे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? तो नॉर्दर्न वाले के लिए आप आंसर क्या करते? 21 जून करते। क्या करते? 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यानी कि भारत में अगर पूछ लेते, क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो भारत में 21 जून को समर सोलिस्टिक को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को हमारे यहाँ 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है। इसीलिए 21 जून को हमने इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ताकि उस दिन सूर्य से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। यही रीजन है इसका। बाकी बच्चे कभी पूछ लेते ना, तो बाबा रामदेव कोई जन्मदिन नहीं होता उस दिन। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को इसलिए बनाया था, दैट्स वाई बिकॉज 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन आल्सो इंडिया एंड द 14 आवर्स डे एंड 10 आवर्स नाइट दैट डे। 21 जून को 14 घंटे की रात होती है, 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है। हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, जिसे हम ग्रीष्म अयनात, समर सोलिस्टिक बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। 21 March and 23 September, these are two dates which day and night are equal in our whole world। 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 सितंबर भी होता है, 22 सितंबर, ये पूरे विश्व में दो ऐसी तिथियां हैं जब दिन और रात बराबर होंगे, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 21 मार्च को बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 21-22 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषु, जबकि 22-23 सितंबर को बोलते हैं हम ऑटम, शरद विषु, ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब हो गया? बसंत कब हो गया? 21 मार्च को। 23 को क्या? ऑटम। तो 21 मार्च एंड 22 सितंबर, ये दोनों क्या दिन है? बराबर होंगे, जबकि दोनों गोलार्धों में, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ, 12-12 घंटे के दिन और रात होंगे। चलिए याद रखना, भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष, इन इक्वेटर इन होल ईयर डे नाइट इक्वल। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के। वाई इन पोल्स 6 मंथ नाइट एंड 6 मंथ, जबकि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इस वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप आगे भी बढ़ाइए, ताकि जो अन्य स्टूडेंट्स हैं जिनको आवश्यकता है उसको फायदा हो सके। आप भी शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आप सब जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती लिखी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1875 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। फाउंडर ऑफ आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनका प्रसिद्ध स्लोगन था बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद है ना कि अगर बात कर ले तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और है ना बेलूर मठ इनका प्रसिद्ध स्थान था। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध भाषण दिया था। 1893 शिकागो, है ना, विश्व धर्म सम्मेलन। ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है। राजा राम मोहन राय 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा के साथ साथ इन्होंने सती प्रथा अधिनियम को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सती प्रथा को बैन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो सती प्रथा अधिनियम 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा पास किया गया था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? राजा राम मोहन राय जी की। मदन मोहन मालवीय को आप जानते हैं, इन्होंने
जो आपका आज BSU है, जो आज आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके संस्थापक थे, फाउंडर थे, और है ना बहुत महान नेता, देशभक्त रहे। 1861 में इनका बर्थ होता है, कहाँ पर? इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में। मदन मोहन मालवीय, है ना, और इन्होंने जो आपका हिंदू महासभा के संस्थापकों में भी एक थे। कौन? मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के फाउंडर्स में भी एक थे। अगला है बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आप सब जानते हैं कहाँ का है? असम। बिहू कहाँ का है? असम। राजस्थान का क्या है? कालबेलिया, तेरह ताली। तमिलनाडु का भारतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? एक साथ कई खाद्य श्रृंखलाएं अगर जुड़ी होती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। फूड चेन कहा जाता है। फूड चेन, कई फूड चेन एक साथ मिली हुई तो उसे फूड है, खाद्य जाल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को कौन खा गया? कोई कीड़ा मान लीजिए खा गया, है ना। कीड़ा को कौन खा गया? सांप खा गया, सर्प, है ना। फिर सांप को कौन खा गया? मोर। और ऐसे ही कीड़े को मान लीजिए मेढक खा गया, मेढक को फिर मोर खा गया, फिर सांप खा गया। ऐसे एक साथ कई खाद्य श्रृंखलाएं अगर जुड़ी है तो उसे खाद्य जाल कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य जाल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना इसका प्रमुख ऑब्जेक्ट है या प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो किस क्षेत्र का होता है? भावनात्मक क्षेत्र का। किसका? भावनात्मक क्षेत्र। अगला है, जल संग्रहण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान में खादिन होता है, बिल्कुल सही है। बिहार में आहार भी सही होता है, तमिलनाडु में एरिस भी। कर्नाटक वाला जो है ये सही नहीं है, कर्नाटक में कांदी नहीं है, बाकी सभी सही है। राजस्थान खादिन, बिहार आहार, तमिलनाडु एरिस। अगला है स्मॉग, जो दिल्ली में देखते हैं ना स्मॉग, धुंध बनती है या बनता है स्मॉग। कैसे बनता है? तो किससे बनता है? धुएं और कोहरे से। किससे बनता है? धुएं और कोहरे से। स्मॉग में धुआं भी होता है और कोहरा भी होता है। अगला है, सुमेलित करना है आपको, जीव कर लीजिए सुमेलित, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सेकंड। कौन सा मिलेगा? सेकंड वाला। क्यों मिलेगा? क्योंकि मछली के लिए आप क्या करेंगे? एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। केचुआ टेरिटेरियम, केचुआ क्या? टेरेरियम। तितली के लिए आप करेंगे वाइवेरियम, और शाक के लिए हर्बेरियम। याद रखिए, संग्रहण जो होता है हर्बेरियम। सागरी खरपतवार सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, जो सागर में, समुद्र के पास प्लांट्स वगैरह पाए थे, उस किसके महत्वपूर्ण स्रोत थे? बार बार करवाया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। किसके? आयोडीन के। अगला है, मोनाल उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? स्टेट वर्ड है, तो मोनाल उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल का स्टेट वर्ड है। हिमाचल का राज्य पक्षी है मोनाल। मोनाल उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है और हिमाचल का भी राज्य पक्षी है। आपसे पूछ ले अगर यूपी का राज्य पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो सारस है। क्या है? यूपी का सारस है। भारत का क्या है? मोर है। भारत का मोर, यूपी का सारस राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड सारस है। और जबकि मोनाल उत्तराखंड और हिमाचल दोनों का। अभी बताया था मैंने आपको, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? देखो क्वेश्चन आ गया, अभी करवाया था मैंने, डाप्सन। क्या होती है? ओजोन लेयर की जो हाइट या थिकनेस, मोटाई नापी जाती है किसमें? डाप्सन में। अगला है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी चलाई गई थी 1976 से, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है, देख लीजिए क्या उद्देश्य है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में वनों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट, ताकि उसका फायदा मिले लोगों को, तो सोशल फॉरेस्ट्री। अगला है, चिपको आंदोलन। देखो आया ना क्वेश्चन वही, चिपको मूवमेंट की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? तो चमोली जिले के, मैंने बताया था आपको पहले भी कि रैण गांव में। किस गांव में? रैण गांव में। फादर ऑफ चिपको मूवमेंट, जनक जिसे बोलते हैं, गौरा देवी थी, मैंने कल बताया था। गौरा देवी के अलावा सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। स्टार्ट कब हुआ था? 1973 में, 1973 में। कहाँ से? चमोली उत्तराखंड से। चमोली किस गांव से? रैण गांव से, है ना। तो चिपको मूवमेंट, हर बार एक बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं चिपक जरूर जाएगा, याद रखिए इस बात को। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं
तो जैव विविधता क्या होती है? जब आप पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, फिक्स रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर? क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? बढ़ती है। क्या होती है? जब आप ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी, जबकि आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो घटेगी। फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर बायोडाइवर्सिटी इज इंक्रीज, वाइल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। यानी कि जैव विविधता ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है और उल्टा अगर पूछते भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर तो घट जाती। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो किस में दिया गया है? 3री से 5वीं कक्षा में, है ना। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन लैंडस्लाइड होते हैं? तो सर्वाधिक लैंडस्लाइड की घटना कहाँ होती है? हिमालय में। सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ होता है? हिमालय में। हिमालय जहाँ आज, वहाँ पहले कौन सा सी था? कोई पूछ सकते हैं आपसे। तो जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले टेथिस सागर था। कौन सा सागर? टेथिस सी, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, टेथिस सागर, इसीलिए हिमालय सर्वाधिक टेथिस सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। हल्दी पाउडर, करकुमिन येलो, बिल्कुल सही है ये। फ्रियान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों सही है। कंटूर कृषि भूमि अपर्दन, यही सही नहीं है। कंटूर कृषि भूमि अपर्दन ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है ना, कंटूर कृषि। अगला है, सजीवों में ऑक्सी शोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त कितनी होती है सजीवों में? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी। कितनी? 673 किलो कैलोरी। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या निरूपित करता है? सीस्मोग्राफ। क्या करता है? सीस्मोग्राफ। पॉलीग्राफ आप जानते हैं झूठ का पता लगाने वाली मशीन होती है ना। अगला है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। कैसी संकल्पना है? धनात्मक। कैसी है? धनात्मक। हालांकि हम लोग अपने व्यवहार से नेगेटिव करते हैं, लेकिन मानव पर्यावरण एक धनात्मक श्रृंखला होती है। अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी में सदैव हरे पादप होते हैं। क्यों होते हैं? जो कोई भी फूड आपका चेन होती है, कोई भी खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम कड़ी होते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट पर कौन होते हैं? हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विस्तृत रूप से फैले होते हैं। ये आंसर नहीं होगा। मृदा से जुड़े, ये भी आंसर नहीं होगा। जड़े होती हैं, ये भी नहीं आंसर होगा। इसका जो आंसर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? वो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। बिल्कुल सही है, यही आंसर है, थर्ड वाला। अगला है, पृथ्वी की सतह का कितना % भाग जल से घिरा है? तो आप बता पाएंगे 71%, मोर देन 2/3 पार्ट। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से भरा है, जबकि 29% पर लैंड है, स्थल है। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C के स्तर का अर्थ क्या है? यानी कि ग्रेड C का मतलब क्या होता है? तो ग्रेड C का मतलब होता है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। औसत दर्जे का प्रदूषित जल। अगला है, बाढ़ से उद्भिद पौधे मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मूल में क्या हो जाता है? श्वसन रुक जाता है ना, श्वसन रुक जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, मैंने अभी कराया था, वो किस लिए फेमस है? आप सब जानते हैं, एक सींग वाले गैंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए। 1 सींग का जो राइनो मिलता है वो कहाँ? काजीरंगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जानते हैं। कब मनाते हैं इसको हम? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? तो अपघटक जो होते हैं वो ह्यूमस निर्माण में सहायक होते हैं। अगला है, DDT क्या है? तो आप ये सब इसमें कर पाएंगे। DDT एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, अबायोटिक, है ना, निम्नीकरणीय प्रदूषक DDT। अगला है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? नाभ की ऊर्जा करती, कोयला करती, पेट्रोलियम करता, लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसा सोर्स है जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं करता, और सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज सन।
सबसे बड़ा जो स्रोत है ऊर्जा का, सूर्य, और सूर्य ऊर्जा कैसे बनती है? नाभिकीय संलयन से। कैसे बनती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। 1s2 + 1s2 है ना, टर्न्स टू 2He4। आपने पढ़ा है बचपन में, दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, याद कर लीजिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, कितनी बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? रट लीजिएगा, बार बार पूछेंगे आपसे, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। अगला है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट डैश नियंत्रण के लिए लड़े, जो कि हर्ष के बाद किस स्थान के लिए लड़े? तो आप बता पाएंगे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो लड़े थे वो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए। इसी को बोलते हैं त्रिपक्षीय वार, त्रिपक्षीय युद्ध, जिसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट दक्षिण के है ना, प्रतिहार हिंद के, और पाल बंगाल के, प्रतिहार इधर मध्य के। तो कन्नौज के लिए, कन्नौज को महोदय श्री नगर भी कहते हैं। कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है, परफ्यूम बहुत फेमस है। कन्नौज पे पहले हर्ष भी रहते थे। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? पारा। यानी कि किसी भी धातु में अगर पारा मिला दिया है तो क्या बोलेंगे? अमलगम। पारा यानी मरकरी, मरकरी मिक्स जो मेटल होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? अमलगम। यदि किसी विलयन का pH2 है तो ये क्या मतलब होगा? प्रबल अम्ल है। क्या होगा? प्रबल अम्ल। आप ये जानते हैं जो pH वैल्यू होती है, अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो आपका एसिड है, 7 से अधिक है तो बेस, 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा, 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय, और 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय, और 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद की अगर बात कर लें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। पूरे दुनिया का सबसे प्राचीनतम अगर लिखित कोई साहित्य तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 1028 है ना सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 10 मंडलाज हैं ऋग्वेद में, जिसमें से द्वितीय से सप्तम सबसे प्राचीन है, जिन्हें है ना द्वितीय से सप्तम मंडल क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है। और ऋग्वेद से ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का एग्जाम्पल आया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो होता था कौन होता था? होत्रा। यजुर्वेद यज्ञ के लिए, ऋग्वेद में क्या है? बेसिकली देवताओं की स्तुतियाँ हैं। यजुर्वेद में यज्ञ वाली संबंधित हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जोदाटा, और सामवेद गीत और सायन के, है ना, गीत और गायन वगैरह सामवेद। तो ये 4 वेद हो गए आपके। अगला, भारत में कहाँ सींग युक्त गैड़ा मिलता है? रट लीजिए, इतना बार क्वेश्चन आया फिर भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। सींग युक्त गैड़ा अभी मैंने कराई भी दिया आपको। तो सींग युक्त गैड़ा कहाँ मिलता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। एक उदासीन पिंड क्या होता है? जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। गोवा के दक्षिण पश्चिम का तट क्या कहलाता है? गोवा से दक्षिण पे जो तट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मालाबार। मालाबार बेसिकली केरल वाला। गोवा के पास वाला क्या कहलाता है? देखिए, अगर हम इसको देख लें, तट को बना लें 1 मिनट ऐसे करके, भारत की बात करें तो आप देखिए, ये जो ऊपरी तट है महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? और ये हो गया एक, ये हो गया। तो जो ये सबसे नीचे वाला है ये तो हो गया मालाबार। मालाबार कहाँ हो गया? केरल के पास। मालाबार केरल के पास हो गया। और ये जो गोवा और कर्नाटक वाला है ये हो गया, क्या हो गया बोलो? कन्नड़। कन्नड़ आइदर कोंकण। और ऊपरी वाला ये जो है ना महाराष्ट्र, कोंकण, जो कि गोवा की लैंग्वेज क्या है? कोंकणी, कर्नाटक की कन्नड़। और इधर देखेंगे तो इधर ये तमिलनाडु वाला क्या है? कारोमंडल है। क्या है? कारोमंडल या कोरोमंडल। और ऊपर वाला जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला है, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट, नॉर्दर्न, उत्तरी सरकार का तट। नीचे कारोमंडल, यानी तमिलनाडु में कोरोमंडल और केरल की ओर मालाबार, है ना, रख लीजिएगा। अगला है DDT, अभी आया था एक, क्या है? अनअपघटनीय प्रदूषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत सरल क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो किसने स्थापना की थी बताइए। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। किसने की थी बोलो? बहलोल लोधी ने।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक रूप में काम आता है? जल प्रदूषक का जो इंडिकेटर के रूप में काम करता है, कौन करता है? कॉलीफॉर्म। कौन करता है? कॉलीफॉर्म। अगला है, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है? तो इसमें देख लीजिए लुम्बिनी। बाकी तो जो स्थान है, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अयोध्या जो की है वो भगवान राम की जन्मस्थली है, ये आप सब जानते हैं। तो जन्म स्थान कहाँ पर? लुम्बिनी, नेपाल की तराई में गौतम बुद्ध का जन्म, है ना। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर किसके लिए फेमस है? सूर्य मंदिर है, बेसिकली सन टेम्पल है, उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं? कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है इसमें? देख लीजिए कौन सा नहीं है। बिहार के श्रमिकों पंजाब रोजगार ईसाई में कुछ भी नहीं है इसमें। समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं को समान वेतन प्राप्त करना, ये क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का 39 का डी पार्ट है। इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वेजेस फॉर ऑल बोथ मैन एंड वुमेन, समान पद पर कार्य कर रहे महिलाओं को समान पुरुषों द्वारा समान वेतन, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन महिला और पुरुष दोनों को लो। तो ये क्या हो गया? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है, रासायनिक अपक्रिया के संदर्भ में कौन सा एक सही? देख लेते हैं कौन सही है। रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना बनना होता है, बिल्कुल सही है। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप द्वारा बनता है, तो क्या बनता है? संवेदाग, मेरुरज्ज और मांसपेशी। अगला है, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका हाथ था? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क की पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन, लौ एवं रक्त की नीति। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है कितना है? 382, कितनी है? 382। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी? 382 पीपल पर वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उसका जन घनत्व कहा जाता है। तो 2011 के अनुसार 382 जन घनत्व है भारत का। और सर्वाधिक जन घनत्व किसका है? बिहार का, 1106। सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व किसका है? किसका है बोलो? बिहार का है। किसका है? बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, 17। तो अधिकतम आएगा बिहार, न्यूनतम आएगा अरुणाचल, भारत का 382। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएंगे। 4 चुंबक भाई जितनी बार आप बनाएंगे तो उसके 2 ध्रुव हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। भाई एक चुंबक, उसको आपने 4 भागों में बांट दिया तो 4 जगह उत्तर दक्षिण हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8। अगला है, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा होता ना, छत्तीसगढ़ में है, नक्सली एरिया। तो कहाँ पर है माओवादी? ये एरिया कहाँ पर है बताइए? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है दंतेवाड़ा। जनसंख्या मानव पूंजी कब बन जाती है? जब किसमें इन्वेस्ट किया जाए? शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी में, है ना, तभी मानव पूंजी बन जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक पूछा है। सबसे ज़्यादा मतलब जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो आप बता पाएँ कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जो पारिस्थितिकी तंत्र मिलती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कौन सा रसायन आम पकाने में उपयोग होता है? कैल्शियम कार्बामाइड से फल पकाए जाते हैं, आम, कोई फल हो। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो दूषित जल पीने से कौन सी होती है? टाइफाइड। कौन सा होता है? टाइफाइड। कौन सी ग्रीन हाउस गैस इसमें नहीं है? देख लीजिए कौन सी नहीं है। हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, CO2 वो भी है ग्रीन हाउस गैस, है ना, N2O भी है, CO भी है और CH4, इसमें चारों ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अगर इसमें दिया होता O2, ऑक्सीजन, आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। कौन सा एक द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा इसमें कौन सा है वो आप देख लीजिए, कौन सा है? सरसों। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके लिए होता है? जल का अधिग्रहण किसके द्वारा? पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, बहुत बार लोअर में भी आ चुका है, टेट में तो आता ही आता है।
तो इसका आंसर क्या होगा? जाइलम। जल से जाइलम याद रखिए। प्लोएम किसके लिए? फूड के लिए होता है, भोजन। दो ही चीज़ पौधों में होती है, जाइलम और प्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? जल परिवहन, वाटर। जाइलम से जा से जाइलम, जा से जल। प्लोएम ऐप से फूड। तो प्लोएम किसके लिए? भोजन के लिए, रख लीजिएगा ये भी। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत? अभी बताया मैंने, ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो आप सब जानते हैं, मैंने कल बताया था, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। 78% से अधिक नाइट्रोजन है, लगभग 21% ऑक्सीजन है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? जब ले जाते हैं टूर पर, क्यों ले जाते हैं? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव विकसित करना, डायरेक्ट अनुभव सीखे वहां से। कार्यकारी रूप से या कार्यकी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या होती है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। क्या होगी? लवण सांद्रता अधिक होगी। यह किसकी विशेषता है? कार्यकी रूप में जो शुष्क मिट्टी होती है। इस तरह ये हमारा जो पर्यावरण के ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी, उसका ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ। रट लीजिएगा। निश्चित रूप से आप जब एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, आप यूपीटीटी का एग्जाम दीजिएगा, आपको लाइन से क्वेश्चंस मिलेंगे पर्यावरण के, यहाँ से या आपको आर और जहाँ पर भी इन्वायरमेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे यूपीएचएससी वाला एग्जाम हो। तो अधिक से अधिक इसको देखिए, अधिक से अधिक रिपीट करके बार बार देखिए। और भी जो इसके अलावा वीडियोस हमारे आए हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र सीरीज यूपीएसआई करके हो, ब्रह्मास्त्र सीरीज आपका आरओ एआरओ वाले, उन क्वेश्चंस को रट डालिए। लगभग वो 300-400 क्वेश्चंस आपके इतने काम के कि आप कल्पना करेंगे। और घटना सार का जो करंट अफेयर्स दिया गया है, वो किसी भी एग्जाम्स के लिए रामबाण है। रट डालिए उसको भयंकर तरीके से। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगे रहिए अपने कर्तव्य में, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसा कोई काम नहीं कि जो आपको सफल होने से रोक सके। चलिए धन्यवाद।